हेलो फ्रेंड्स, कैसे हों? एवरीथिंग इज़ फाइन। वी होप सब मज़े में होंगे। शॉपिंग शुरू हो गया होगा, बाज़ार में जा रहे होंगे, काफ़ी दिनों से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे होंगे और अभी जो है सभी मार्केट खुल गई है, इकोनॉमी रीस्टार्ट हो गई है, तो शॉपिंग भी चल रहा होगा। शॉपिंग करने के टाइम में आप लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कुछ भी सामान खरीदने के पहले उसको जांचते हैं, परखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसका लास्टिंग कैसा रहेगा, हमें कंफर्टेबल है कि नहीं है, देखने में अच्छी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद हमें यदि पसंद आए तो उसके बाद हम लोग प्राइसिंग देखते हैं, वेदर प्राइसिंग आर कंफर्टेबल और नॉट, ये फुल्ली प्राइस है कि अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है कि फेयरली प्राइस्ड है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। कोई भी कॉस्टली आइटम या सस्ती आइटम कुछ भी खरीदें, हम लोग के मन में ये आशा रहती है कि हमको सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, लेकिन स्टॉक के बारे में इतना हम लोग नहीं करते हैं। ये एनालिसिस स्टॉक खरीदने के टाइम में, शेयर परचेज करने के टाइम में हम लोग नहीं करते हैं। मैं जयेश धोलकिया स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में आपका सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक परचेज करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए कैसे करें कि हमारा वेल्थ क्रिएशन हो, हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो और हमें अच्छा गेन हो, इसकी चर्चा करेंगे। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दो पहलू हैं निवेश करने के लिए, चाहे ट्रेडर्स हों चाहे इन्वेस्टर्स हों। तो पहले हम लोग समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें इंटरनल फैक्टर्स कंपनी के देखने चाहिए। कंपनी की नेटवर्थ क्या है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, कंपनी का कॉरपोरेट गवर्नेंस का कोई प्रॉब्लम इश्यू है कि नहीं है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है और कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है। कंपनी का प्रोडक्ट्स की डिमांड सप्लाई के ऊपर में कंपनी के शेयर्स के प्राइस डिपेंड्स रहते हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का फ्यूचर्स क्या है। तो हम लोग बाइंग कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर्स जिस कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो, जिस कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो। तो इसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बैलेंस शीट का स्टडीज़ करते हैं। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट अक्सर जो है निवेश जो है हाई प्राइस पर करते हैं। जब बैलेंस शीट देख लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, इसकी अर्निंग्स अच्छी है और उसे उसमें निवेश कर देना चाहिए, तो रिकमेंडेड कर देते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल पहलू छोड़ देते हैं। तो व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करने के लिए। खास करके ट्रेडर्स को बहुत ज़रूरी है कि वो व्हाट टू बाय तो समझ लेते हैं, कहीं से टिप आई ले लिए, कहीं से खबर मिली ले लिए, लेकिन उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते नहीं हैं। आज सारी रिसर्च अवेलेबल है नेट पर, ऑनलाइन पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं सारे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। तो यदि फंडामेंटल एनालिसिस हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि हमें ये अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का शेयर हमें ख़रीदना है। अब उसके बाद हम लोग को जाना है टेक्निकल एनालिसिस में कि वो शेयर कब ख़रीदना है, अभी मार्केट का ट्रेंड्स क्या है और उस शेयर को ख़रीदेंगे तो हमारा रिस्क लेवल्स क्या रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पहले लास्ट वीक में मैंने बताया और उसके पहले भी एपिसोड्स में मैंने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट कैसे काम करता है वो बताया। तो यदि आप ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स, तो आपको यदि रिस्क लेवल मालूम है तो आपका ट्रेडिंग पैटर्न उसी हिसाब से बनेगा। यदि मुझे मालूम है कि 9 रुपया में वोडाफोन लेना है और 8 रुपया 80 पैसे का स्टॉप लॉस है, 20 पैसे का स्टॉप लॉस में, तो हम 200 शेयर के बदले 2000 शेयर भी ले सकते हैं और 20,000 शेयर भी ले सकते हैं।
क्योंकि द रिस्क लेवल इज़ 10 पैसा या 20 पैसा है, और हमको मालूम है कि ये 12 रुपीज़ का इसका हाईएस्ट प्राइस है। 12 रुपीज़ के ऊपर ये जाने की संभावना कम है, तो 1150 में 1180 में हम लोग एग्जिट भी कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड एनालिसिस है, ये टेक्निकल फैक्टर्स हैं। वोडाफोन कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, लेकिन फिर भी ये 3 रुपये का 10 रुपया हुआ, क्योंकि ये टेक्निकल बाई हो गया, ये डिस्काउंटिंग हो गया 3 रुपया 4 रुपये का प्राइस में, कि इसका फ्यूचर जितना लॉसेस होना था हो गया है, अब और लॉसेस होने की संभावना कम है, और लॉस रिकवर होकर के वापस कंपनी जो है आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है। वैल्यूएशन इसका बढ़ गया है, क्योंकि रिलायंस जियो का वैल्यूएशन बढ़ गया और भारतीय एयरटेल का बढ़ गया, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हो गया, इसीलिए ये 3 रुपया से 10 रुपया चला गया। अब फंडामेंटल और टेक्निकल का एक बहुत सारा अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। 2008 और 2010 में जब लेहमैन ब्रदर्स की क्राइसिस हुई थी, तब कंपनी के फंडामेंटल्स उतने खराब नहीं हुए थे, लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर था कि लेहमैन ब्रदर्स की क्राइसिस हो गई, वर्ल्ड ओवर मार्केट क्रैश हो गया, तो इंडिया का मार्केट भी जो है 20,000 का सेंसेक्स 8,000 9,000 पर आ गया, और वापस एक साल में रिकवर करके वापस 20,000 भी चला गया। तो ये ओवरसोल्ड हो गई है, 9,000 के लेवल में ये ओवरसोल्ड हो जाती है मार्केट, और 20,000 का लेवल एक ओवरबॉट पोजीशन था। चाहे कंपनी के शेयर्स कितने भी अच्छे हैं, मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में हो गया, प्राइसिंग ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर शेयर्स नहीं खरीद करके अंडर वैल्यूड जब मार्केट होता है, जब अच्छा प्राइस हमको मिलता है, जब बार्गेन हेवी डिस्काउंट चलता है मार्केट में, उस टाइम यदि एंट्री करते हैं तो बहुत अच्छा गेन होने की संभावना रहती है। तो ये जो है प्राइसिंग एनालिसिस जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। सेंटीमेंट, मार्केट का सेंटीमेंट देखा जाता है, डिमांड सप्लाई दिखी जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी पोजीशन क्या है वो दिखी जाती है, और जो है मार्केट में ओवरबॉट पोजीशन और ओवरसोल्ड पोजीशन दिखाया जाता है, जिसके द्वारा टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमें पता चलता है कि मार्केट ओवरसोल्ड चला गया है, प्राइस करेक्शन कंप्लीट हो चुका है ओवर द टाइम, और यहाँ पर जो है रिस्क लेवल बहुत कम है। तो इस रिस्क लेवल में आपको रिस्क लेने की क्षमता आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर आप एंट्री करेंगे और एक अच्छे प्राइस में आप एग्जिट करेंगे। तो ये टेक्निकल्स का एक मिरेकल्स है। यदि अच्छी तरह से यदि उसको ट्रेड किया जाए टेक्निकल्स के साथ में, तो मिनिमम लॉस में मैक्सिमम गेन होता है, और हमारा वेल्थ क्रिएशन एक अच्छा होता है यदि हम एग्जिट और एंट्री सही तरीक़ा से करें। तो ये एनालिसिस करने से हमें बहुत वेल्थ क्रिएशन में सहायता मिलती है, और जो है काफ़ी फ़ायदा होने की संभावना है। एस्कॉर्ट 4 महीना पहले फरवरी महीना में 11,000 का प्राइस चल रहा था, वहाँ से क्रैश होकर के 580-600 पर आ गया, और वापस 4 महीना में 1100 टच कर दिया, न्यू हाई में चला आया। तो ये एक टेक्निकल्स है। ओवरबॉट कंपनी के फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हुए थे, लेकिन ओवरबॉट पोजीशन और मार्केट का सेंटीमेंट के हिसाब से एक टेक्निकल करेक्शन, एक अच्छा करेक्शन आ गया। उस करेक्शन में यदि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स खरीदे जाएं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, और जब मार्केट ओवरवैल्यूड हो जाती है, जो तो वीक फंडामेंटल वाले शेयर्स आप बेच दें तो आपको अच्छा फ़ायदा होता है। जो भी आपको वेट करना पड़ेगा कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हैं, तो उसमें मार्केट जहां अच्छा हुआ, जहां बेटर पोजीशन में आया, ओवर वैल्यूड मार्केट हुआ, तो वहां पर एग्जिट कर लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1600 रुपये का 900 रुपया हुआ, फंडामेंटल रिमेन सेम थे, और 900 का फिर 1800 हुआ, टेक्निकल करेक्शन कंप्लीट हो गया 900 रुपया में, और वहां से ओवरसोल्ड पोजीशन से फिर वापस ओवरबॉट पोजीशन में आ गया 1850-1880 के लेवल में। और सेम चीज़ हुआ रिलायंस इंफ्रा में, जो 400 रुपया से चलते चलते नीचे में 10 रुपया आ गया, अभी 40 का अराउंड चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आया है, लेकिन उसका फंडामेंटल इतने वीक हैं कि उसको ऊपर उठने में बहुत टाइम लगेगा, स्टोरी चेंज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसका कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर में टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स डिपेंड होते हैं। पास्ट बहुत अच्छा है, प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फ्यूचर यदि अच्छा है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि टाटा मोटर है का एग्जांपल है कि पास्ट उसका बहुत अच्छा था, 2008 से 2016-17 तक जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद
कंपनी डेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उनके सेल्स में प्रॉब्लम हुआ, तो करेक्शन में वो 600 से 65 तक चला आया और अभी जो है 110 के अराउंड चल रहे हैं। अब यदि इसके फ्यूचर्स थोड़े से चेंज हो जाए, फंडामेंटल चेंज हो जाए, तो ये वापस अपनी स्टोरी रीगेन कर सकता है। 110 के ऊपर चले तो 105 के स्टॉप लॉस में इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं, लेकिन बिलो 100 इसको आपको निकलना पड़ेगा और वापस वेट करना पड़ेगा कुछ नए फंडामेंटल चेंजेस के लिए। उसी तरह से आप बहुत सारे स्टॉक्स में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, मेजर फंडामेंटल चेंज हुआ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में। तो फार्मा स्टॉक्स में 4 साल से मंदी चल रही थी, दवाई की डिमांड बहुत कम हो गई थी, मेडिसिन मार्केट में क्राइसिस चल रही थी और अचानक कोरोना आ गया और दवाई की डिमांड और सारे फंडामेंटल चेंज हो गए और फार्मा स्टॉक जो है 50% से 100% राइज हो गए ये लास्ट 3 to 4 मंथ्स में। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल चेंजेस हुआ उस स्टॉक में। और टेक्निकल तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, मार्केट ओवरसोल्ड से ओवरबॉट में ओवरसोल्ड पोजीशन में थी और फंडामेंटल चेंज हो गए। तो वहाँ पर यदि हम लोग गियर चेंज करें, अपने स्टॉक को बेच करके नए स्टॉक में एंट्री करें जिसमें फंडामेंटल और मेजर चेंजेस हुए हैं। अभी वापस इस क्वार्टर का रिजल्ट आने नेक्स्ट वीक से कुछ कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे जहाँ पर आपको अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे कोई कंपनी में। तो आप जो कंपनी के वीक फंडामेंटल्स है उसको में निकल करके जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं उसमें आप वापस एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन में ये थोड़ा टफ पोजीशन रहता है बाइंग और सेलिंग के लिए, टेक्निकल्स और फंडामेंटल चेक करने के लिए। तो यदि आपका स्टॉक सिलेक्शन में ये टाइम नहीं मिलता है, आप उसके लिए सजग नहीं हैं, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको गेन करने के लिए फिर म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अपने एडवाइजर्स के जो है सलाह लेकर के मीटिंग करके उसमें भी ऑलमोस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में सेम लेवल का गेन होता है। 5 to 10 ईयर्स का पीरियड जो है मीडियम टर्म कहा जाता है और 10 ईयर्स के अबाव का जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म कहा जाता है। तो उसमें लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा गेन होता है। तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और छोटा से छोटा SIP में भी आप निवेश कर सकते हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, या 10,000 या 50,000 या 1 लाख रुपीज़ भी पर मंथ के हिसाब से यदि आप निवेश करते जाएं तो 5 to 10 ईयर्स में आपको 15 to 18% का रिटर्न ऑलमोस्ट आ जाता है। क्योंकि उसमें आपको टाइमिंग, मार्केट टाइमिंग नहीं देखना है, टाइमिंग ऑफ द मार्केट्स आपको नहीं करना है कि अब बाजार गिरेगी कब बढ़ेगी, आपको नहीं देखना है। मार्केट का घटबढ़ चलते रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जो है गेन करेगी तो आपका भी गेन होगा। और अल्टीमेटली 5 to 10 ईयर ओवर द लॉन्ग टर्म मार्केट का ग्रोथ अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये हमें गेन मिलता ही है। तो ये रहा टेक्निकल और फंडामेंटल्स एनालिसिस का मेरा व्यूज़। और टेक्निकल का मिरेकल्स आप देख चुके हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट में अच्छा गेन हो चुका है लास्ट 1 महीना में। कोई स्क्रिप्ट में 40 to 50% का गेन हुआ है और किसी में 10% और 15% का जो गेन हुआ है। यहाँ से जो स्क्रिप्ट सजेस्टेड की गई थी, लास्ट 2 वीक से मार्केट ने तो परफॉर्म किया, लेकिन स्क्रिप्ट ने परफॉर्म नहीं किया है। आने वाले दिनों में मार्केट वोलेटाइल लग रहा है। ऊपर 200 पॉइंट 10,900 या 11,000 में एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल है, वहाँ पर एक अच्छा सेलिंग होने की संभावना है और वापस 400-500 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन भी आ सकता है। 10,650 का मेजर सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे 10,450 तो नहीं टूटेगा अभी फ़िलहाल, ऐसा लग रहा है। और ऊपर में आपको 11,000 में अच्छी सेलिंग आने की संभावना है। बैंक निफ्टी में 22,400 का लेवल सभी चल रहा है। ऊपर में मैंने कहा था लास्ट वीक में कि 23,000 का रेजिस्टेंस लेवल है, 23,000 के ऊपर चलेगा तो 24,000 तक जाएगा और नीचे में सपोर्ट लेवल 22,000 और 21,000 का है। 21,000 का संजोग यदि आ जाता है तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। 22,000 के ऊपर भी आप निवेश कर सकते हैं 22,000 का स्टॉप लॉस में, और ऊपर में 23,000 के ऊपर यदि चलता है तो 24,000 तक जाने की संभावना है बैंक निफ्टी के लिए। तो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत सारी संभावना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं फिर आने वाले दिनों में आपको बताते रहूँगा। स्टॉक के बारे में बताएं तो कोलगेट एक अच्छा स्टॉक है, 1390 का प्राइस चल रहा है। 1370 और 1350 के स्टॉप लॉस में आप इसमें भी निवेश और ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1450 से 1500 तक जाने की संभावना है। हिंदुस्तान लीवर
ये भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अभी आने वाले दिनों में लगता है कि ये भी 2400-2500 तक जा सकता है। 2200 के नीचे का 2180 और 22 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और उसमें भी ऊपर जाने की संभावना है। इसके बाद आप इंडिया बुल हाउसिंग में भी ध्यान रख सकते हैं। 235 का प्राइस है, 220 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। स्टेट बैंक 200 के ऊपर यदि मेंटेन करता है तो उसमें भी आप ध्यान रखेंगे। 190-92 का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में 220-25 में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। टाटा मोटर जैसे मैंने बताया 110 के ऊपर चलता है तो 104 के स्टॉप लॉस में आप निवेश कर सकते हैं। कैश स्टॉक में आप हरक्यूलिस हॉइस्ट एक अच्छी कंपनी है, 80 रुपये के प्राइस में आप इसमें भी ध्यान रख सकते हैं। 75-74 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 110-120 में आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। GNFC में भी एक अच्छा रिजल्ट आया है और अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। 160 का स्टॉप लॉस में 155-160 के स्टॉप लॉस में आप निवेश कर सकते हैं और ऊपर में 210 से 240 तक के जाने की संभावना बनती है। छोटे स्टॉक में सेल बहुत अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आया है। 36-37 का प्राइस है, नीचे में 30 के नीचे जाने की संभावना अभी फिलहाल नहीं लगती है। ऊपर में 45 से 50 तक जाने की संभावना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। छोटे स्टॉक में आप KTK बैंक में भी ध्यान रख सकते हैं, 45-47 का लेवल है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। और एकदम छोटे स्टॉक में छोटे इन्वेस्टर के लिए वोडाफोन आइडिया जो मैंने बताया 9 रुपया और 12 रुपये की रेंज है, 8 रुपया 80 पैसे का स्टॉप लॉस है और उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो को लाइक करें। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप ज़रूर मेरे से अटैच रहना चाहेंगे, मेरे से कनेक्ट रहना चाहेंगे तो आप ज़रूर से मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें। जैसे ही मेरा वीडियो रिलीज़ होगा आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन जरूर से दबाएं। मैं जयेश धोलकिया आपको विशेष करता हूं, आपके दिन अच्छे हों। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जयेश धोलकिया का नमस्कार।